औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डेली वीडियोस विद बदर के नाजरीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे और आपसे भी दुआ की अपील है। आप भी हमारे लिए दुआ किया करें कि अल्लाह ताला हमें भी अपने हिफ्ज़ व अमान और अपनी रहमत के साए में रखे। नाज़रीन किराम, आज जो मौजू ज़ेर बहस है वो मौजू पाकिस्तान में बढ़ती हुई बेरोज़गारी और नौजवान नस्ल का पाकिस्तान के हालात पर तशवीश का इजहार है। हमारे नाज़रीन किराम, आज की इस नशिस्त में हम जिस मौजू पे बहस करने जा रहे हैं, पाकिस्तान में बढ़ती हुई बेरोज़गारी और नौजवान नस्ल की तशवीश बेरोज़गारी पे, उसके लिए हमारे साथ पास मौजूद है, हमारे एक्सपर्ट हैं, हमारे दोस्त हैं। बाबर हुसैन का नाम है, एक टीचर हैं, पढ़ाते हैं और साथ ही साथ इकोनॉमी पे बड़ा गहरा तज्जिया करते रहते हैं और बड़ी गहरी नज़र रखते हैं उस पर। तो हम आज इनसे कुछ सवालात करेंगे और जांचेंगे कि पाकिस्तान में बेरोजगारी जो है ये आए रोज जो बढ़ रही है, इसको कैसे कम किया जाए और कौन से ऐसे जराए हैं कि जिनको बरूए कार लाया जाए और पाकिस्तान में आइंदा 10 सालों में हम पाकिस्तान को किस नहज पे देख रहे हैं और हमारी जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो कब सुधरेगी। तो इस पे बात करेंगे बाबर हुसैन साहब से। और आए मैं आपको इनका तारुफ भी करवा देता हूँ और इनसे गपशप भी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। कैसे हैं जनाब? ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए कैसे मिजाज हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आज का जो ये हमने टॉपिक चूज किया है, आप क्या समझते हैं कि ऐसे टॉपिक जो हैं इनको बरूए कार लाना चाहिए, इनको लोगों के साथ डिस्कस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? देखिए जी, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मौका दिया। जहाँ तक बात है बेरोज़गारी की, तो ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है। इस टॉपिक के ऊपर अगर हम पूरा दिन भी डिस्कस करें तब भी टाइम कम पड़ जाएगा और बातें ख़त्म नहीं होंगी। बहुत बड़ा जो है वो ये टॉपिक है। आपने और बड़ा अच्छा किया आपने इस टॉपिक को चूज़ किया कि मौजूदा दौर में आजकल के दौर में बच्चों को या नौजवान जो भी हैं, पढ़े लिखे हैं, ग्रेजुएट्स हैं, उनको बेरोज़गारी का सामना है। पाकिस्तान के अंदर करोड़ों ऐसे नौजवान मौजूद हैं जो ग्रेजुएट्स हैं, पढ़े लिखे हैं, लेकिन बेरोज़गार हैं, फिर हैं। तो इस टॉपिक को मैं कुछ दर्जों में तकसीम करके इस पर थोड़ी सी बात करूँगा कि बेरोज़गारी की बहुत सारी वजूहत हैं। पाकिस्तान में जो बेरोज़गारी है उसकी बहुत सारी वजूहत हैं। उसकी जो सबसे बेसिक रीज़न है ना, सबसे बेसिक जो वजह है वो कैरियर काउंसलिंग का ना होना है। बिल्कुल। जो नौजवान नस्ल हैं, जो आजकल देखें बच्चों के मैट्रिक के एग्ज़ाम्स वगैरह हो गए हैं, अभी इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम हो रहे हैं। अब यही बच्चे, बल्कि मैं अपने दोस्तों के साथ भी इस बात को डिस्कस करता रहता हूँ कि पाकिस्तान को ही ये एजाज़ हासिल है कि जब पाकिस्तान के अंदर एक नौजवान 16 ईयर की एजुकेशन हासिल करने के बाद उसको ये एहसास होता है कि मैंने तो बड़ी गलती कर दी है सब्जेक्ट चूज़ करके, मुझे ये नहीं करना चाहिए था, मुझे वो वाले सब्जेक्ट चूज़ करने चाहिए थे। तो बजाय इसके कि हम 16 साल की जो तालीम हासिल करने के बाद हम पछताएं, बेहतर ये है कि मैट्रिक के बाद ही, क्योंकि मैट्रिक तो बेसिक है ना, आपको पता है, मतलब मैट्रिक तो बुनियाद है, वहां तक तो जाना ही जाना है। तो जितनी भी आगे जो सब्जेक्ट्स हैं या जिस भी फील्ड में जाना है, वो मैट्रिक के बाद जो है वो बच्चे ने चूज करना होता है कि किस फील्ड में जाना है। ठीक है, आपकी बात दुरुस्त है, मगर इस फील्ड का को चूज करने के लिए हमारा एक कैरियर काउंसलिंग ग्रुप होना चाहिए और वो स्कूल में ही होना चाहिए मैट्रिक के बाद। बिल्कुल, यही बात ताकि आपको कहना बच्चे चाह रहा हूँ। मैट्रिक से पहले ही अपने कैरियर को सजेस्ट कर लें। तो क्या वजूहत हैं कि स्कूल में इस फील्ड के ऊपर, इस चीज के ऊपर तवज्जो नहीं दी जा रही? हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स में, हमारे प्राइवेट सेक्टर्स में कैरियर काउंसलिंग का क्यों फुकदान है? क्या समझते हैं आप इस बारे में? बहुत अच्छा सवाल किया आपने और बेहतरीन सवाल किया है कि मैट्रिक के बच्चों को कैरियर काउंसलिंग क्यों नहीं की जाती उनकी। बेशक। हालांकि चाहिए तो ये ना कि मैट्रिक में जब बच्चा फाइनल ईयर के एग्जाम्स दे रहा होता है तो उसकी साथ साथ कैरियर काउंसलिंग। तो नाजरीन, जैसा कि आपने देखा कि हमारे जो कोऑर्डिनेटर हैं आज जो हमारा साथ दे रहे हैं, बाबर हुसैन साहब, इन्होंने फरमाया कि जो बेसिक वजह पहली जो है बेरोजगारी की, वो ये है कि जो कैरियर काउंसलिंग का फुकदान, कि बच्चों का कैरियर चुनने में, दुरुस्त समत में ले जाने में हम उनकी मदद नहीं करते, या हमारे स्कूल्स में ऐसे टीचर या ऐसा स्टाफ नहीं है जो कैरियर काउंसलिंग करे और उनको मैट्रिक के बाद
अपना रोजगार या अपनी फील्ड ऑफ प्रोफेशन चूज करने में मदद दे सके। तो इसकी सबसे बड़ी वजह आपने बयान की कि अनकंडीशनल टीचर्स, के ऐसा बंदा भी टीचर बन जाता है कि जो टीचिंग के लायक नहीं होता, लेकिन उसकी एजुकेशन इतनी होती है कि वो मतलब एजुकेशन की फील्ड में आ जाता है, इस वजह से कि उसे कोई और रोजगार नहीं मिल रहा होता। तो एक ये वजह भी है कि हमारे टीचर्स का भी बहुत बड़ा रोल होता है, रोल मॉडल होते हैं और बच्चों को वो कैरियर काउंसलिंग चूज करने में मददगार साबित होते हैं। तो ये भी बहुत बड़ी हमारे अंदर एक कमी है। तो अगला सवाल जो मेरा आपसे है, मौजूदा मुल्की सूरत हाल पर इकोनॉमिक क्राइसिस बहुत ज्यादा है, हमारा मुल्क जो है इस वक्त बहुत दलदल में है। अल्लाह ना करे कि डिफॉल्ट हो जाए, लेकिन ऐसा है नहीं। तो इस दलदल में लोग जो है इन क्राइसिस में अपना रोजगार चूज करने के बाद उस रोजगार में इन्वेस्ट करने के काबिल नहीं होते, बिजनेस में इन्वेस्ट करने के काबिल नहीं होते। क्या वजूहत हैं, उनको कौन से ऐसे खदशात हैं और क्या ऐसे वजूहत पाकिस्तान में क्रिएट हो चुकी हैं, ऐसे कौन से क्राइसिस हैं कि लोग अपना रोजगार शुरू करने में भी डर रहे हैं और पैसा इन्वेस्ट करने में भी डर रहे हैं, इसकी क्या वजूहत है? अच्छा जी, जो सबसे बड़ी बेसिक वजह है ना लोगों के इन्वेस्टमेंट से डरने की, वो तो हमारा नैब का जो लॉ है ना। अब नैब फर्ज करें एक बंदा जो है वो 1 अरब रुपए की इन्वेस्टमेंट कर रहा है, कहीं पे इंडस्ट्री लगा रहा है, कोई भी काम कर रहा है, तो फौरन से उसके पास जो है वो नैब वाले पहुंच जाते हैं, बताएं जी आपने ये 1 अरब रुपए कहाँ से लाए? बिल्कुल ऐसे। अब वो बंदा जिसने फर्ज करें उसके वालिदैन ने, उसके अबू-अजदाद में से किसी ने पैसा जो है वो जमा किया हुआ रखा हुआ है। अब वो बंदा इस सारे पैसे की जो है डिटेल नहीं बता सकता कि ये मैंने पैसा कहाँ से लाया है। तो सबसे बड़ी वजह तो ये है कि जो नैब लॉ है ना, कानूनी तौर पे ये अमेंडमेंट की है। जो है हमारा बुरहान है। जी, सबसे पहली वजह ये है। दूसरी वजह ये है कि मुल्क के अंदर जो सियासी अदम इस्तेकाम है ना, जी जी, वो इसकी बहुत बड़ी वजह है कि जब तक मुल्क के अंदर जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी तो कोई भी इन्वेस्टर, खा वो पाकिस्तान के अंदर का है या वो फॉरेजन है, वो इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। वो घबराएगा कि ये जो अनस्टेबिलिटी की वजह से ये जो गवर्नमेंट है ये क्या तक कितना अर्सा है, हो सकता है 6 माह बाद ये गवर्नमेंट खत्म हो जाए, जो नई आने वाली गवर्नमेंट है वो क्या तक किस किस्म के लॉ जो है वो मुरतब करती है। तो इस वजह से जो सबसे बड़ी वजह अगर कहा जाए ना, तो वो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है, जिसकी वजह से जो लोग हैं वो यूनिवर्सिटी हासिल नहीं कर पा रहे। यानी बुनियादी वजह ये है कि हमारे जो सियासतदान हैं उन्हें एक पेज पे, एक फोरम पे मिल बैठना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है और ये मुल्क की बहुत बड़ी ज़रूरत है मौजूदा दौर में, खास तौर पे देखा जाए। लेकिन आपको लगता नहीं है कि पिछले 10 सालों से जो इक़्तिदार की जंग है जी, वो बहुत हवस बनती जा रही है। तो कोई भी जो भी आता है वो अपनी इक़्तिदार को आगे बढ़ाने के लिए या इक़्तिदार की मुंतकली के लिए या अपनी जो एक पॉलिटिकल सोच है या उनकी पार्टी है या उनका बैकग्राउंड है उसको बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है, अवाम के फायदे के लिए या नैब के कवानीन में तरामीम करने के लिए या कोई जो फॉरेन कंट्रीज से इन्वेस्टर आते हैं उनके लिए कोई ऐसे कानून जो है वो नहीं बनाए जा रहे। तो ये भी एक बड़ी वजह है कि ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है। इस सबसे बड़ी मैं समझता हूँ आपकी जो व्यू है उससे भी मुझे यही पता चला है कि सबसे बड़ी वजह है कि हमें अपने नौजवानों को, अपने लोगों को बेहतरीन रोजगार अगर नहीं फराहम कर सकते तो कम अज कम ऐसे कवानीन जरूर बनाएं कि वो अपना रोजगार खुद डेवलप करें, ताकि उसमें कोई मुश्किलात आए ना हो। और ऐसे कानून बनाएं कि जो बैरून मुल्क से लोग आए, जो पाकिस्तान में आके सरमायाकारी करें, उनके लिए भी मुश्किलात ना हो। असल में वजह यही है कि उनके लिए भी मुश्किलात और इकोनॉमिक कंडीशन इसीलिए खराब होती है कि हमारी पॉलिटिकल डिस्टेबलाइजेशन है और पाकिस्तान में आज तक कोई भी ऐसा वजीर आजम नहीं आया जो 5 साल मुकम्मल कर सके। इसी वजह से कोई भी जो बैरूनी जो लोग हैं, बैरूनी ममालिक से जो लोग आते हैं वो इसलिए इन्वेस्ट करने से घबराते हैं। आपका बहुत वैलिड पॉइंट था। प्राइवेट सेक्टर पाकिस्तान के बजट में 60% कंट्रीब्यूट करता है, 60% उसकी कंट्रीब्यूशन है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर भी अभी बिल्कुल तबाही के दाने पे पहुंच चुका है। हमारी जो गवर्नमेंट की कुछ ऐसी जॉब्स हैं जहां पे अभी तक पेंशन जो है वो खत्म हो चुकी हैं। तो इसकी क्या वजूहत देखते हैं आप? देखें जी, चलिए हम ये भी मानते हैं कि जो गवर्नमेंट सेक्टर है वो इतनी ज़्यादा जॉब नहीं क्रिएट कर सकता। जी जी, ये भी जो है वो एक ये भी एक दिक्कत है, इसको भी झुठलाया नहीं जा सकता कि आप हर साल फर्ज करें कि 10 हज़ार ग्रेजुएट जो है वो यूनिवर्सिटी से
फाजिल हो रहे हैं, अपनी डिग्री कंप्लीट कर रहे हैं। जी जी। तो अब हर साल हर इदारा है वो इतनी ज़्यादा जॉब क्रिएट नहीं कर सकता। बिल्कुल ऐसा। लेकिन अगर आप जॉब क्रिएट नहीं कर सकते तो कम से कम इस तरह के जो लेजिस्लेशन है वो ऐसी करें कि कम से कम जो नौजवान है, बेरोजगार है, वो या तो मुल्क के अंदर स्टेबल हो सके, अपना कारोबार कर सके, या फिर मुल्क से बाहर अगर जाना चाहता है तो वो जाए। उसके लिए जो आपने करना क्या है कि आप जितने भी बैंक हैं, ठीक है, आप नौजवानों को, पढ़े लिखे नौजवानों को बिला सूद कर्जे फराहम करें, जिनकी जिनकी जो वर्थ है वो तकरीबन 5 लाख तक, 5 लाख से 10 लाख तक बिला सूद आप कर्जे करें। जिस तरह आप देखें हमारा जो हमसाया मुल्क है वो ऐसे करते हैं। जितने भी वहाँ पे मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास से जो नौजवान हैं, जो पढ़ के जो जिनके पास इतना ज़्यादा सरमाया नहीं होता कि वो सरमायाकारी करें या अपना कोई बिजनेस करें, तो क्या होता है कि वो गवर्नमेंट जो है वो उनको 5 से 10 लाख तक जो है वो लोन देती है बिना सूद। बिला सूद वो लोन भी देती है, साथ इंटर्नशिप होती है, बिल्कुल उसमें वो मौके फराहम करती जी। है। तो पाकिस्तान के अंदर भी ऐसा होना चाहिए कि कम से कम आप ऐसा तो करें कि नौजवानों को आप बिला सूद कर्जे दें, जिससे वो अगर वो चाहे तो पाकिस्तान के अंदर, अगर वो बाहर जाना चाहे तो बेशक बाहर जाकर अपनी जो है वो स्टेबिलिटी को। यहाँ से मेरा एक क्वेश्चन और निकलता है, और वो क्वेश्चन ये है कि जब कर्जों की बात की, तो क्या ये वजह नहीं है कि हम जो इस वक्त IMF, ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, उसके अंडर हैं, हमने उनसे कर्जे ले रखे हैं, और हमारा जो गर्दशी कर्जा होता है, जो डेफिसिट होता है, वो तकरीबन हर 2-2.5 माह बाद इतना हो जाता है कि जो हमारा पिछला कर्जा होता है उसके साथ 30% उसमें और इंक्लूड हो जाता है। तो क्या ये वजूहत भी नहीं है कि हम इसलिए इकोनॉमिक क्राइसिस में हैं कि हमारे कर्जे मुकम्मल नहीं हो रहे और हम उन पे और कर्जे लिए जा रहे हैं? बिल्कुल ऐसा ही है। देखना है पाकिस्तान के अंदर जो कर्जे कर्जे की जो किस्त है वो तो देनी देनी है जी। उस कर्जे की किस्त के ऊपर जो सूद है, हाँ, वो सूद तकरीबन हर माह का 600 अरब सूद हम पे कर रहे हैं, ऐसा ये जो है रिटर्न में, ठीक है। और इसका डायरेक्ट रिलेशन डॉलर के साथ है। जब डॉलर की जो प्राइस है वो 10 रुपए इंक्रीज करती है तो यहाँ से अरबों रुपए जो है वो सूद बढ़ता है, करोड़ों के ऊपर हो जाते हैं। तो इसकी भी इसको भी कम करने की जो जरूरत है, और डॉलर को जो है ना मुल्क के अंदर स्टेबल करने की जरूरत है जितना हो सके, तभी जाके ये मुल्क जो है स्टेबिलिटी करेगा। आखिरी क्वेश्चन मेरा है, और उसके बाद फिर हम आपसे कुछ राय लेंगे कि आप नौजवानों को क्या पैगाम देना चाहते हैं, और वो भी आप आपसे पूछेंगे। आपने देखा है, आपकी भी बड़ी गहरी नजर है, मैंने भी कुछ सर्च किया है, तो तकरीबन 1 साल के अंदर हमारे जो नौजवान हैं 10 लाख से ज्यादा, जी, 11.5 लाख तकरीबन, अभी तक की जो सर्च है उसके मुताबिक 11.5 लाख हमारा नौजवान जो है फॉरेन कंट्रीज में चला गया। यहाँ से, यहाँ की सूरत हाल को देखते हुए हमारे नौजवान ने फैसला किया कि यहाँ रोजगार के मौके नहीं है, यहाँ पे पॉलिटिकल डिस्टेबलाइजेशन तो है ही है, अगर कोई यहाँ पे इन्वेस्ट भी करते हुए घबरा रहा था, तो उन्होंने एक अपना मुस्तकबिल बेहतर करने के लिए ऐसी जगह इन्वेस्ट किया कि जहाँ से उनको जरूर फायदा मिलेगा। मगर क्या ये एक पाकिस्तान के लिए बड़ा लॉस नहीं है कि पढ़ा लिखा तबका, एक स्किलफुल तबका, एक हुनरमंद तबका जो यहाँ से चला गया है, ठीक है पैसे तो आएंगे, जरे मुबादला आएगा, लेकिन यहाँ की जो फैक्ट्रीज हैं, यहाँ का जो सिस्टम है, उसको चलाने के लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ाने के लिए, फैक्ट्री, स्टील मिल्स, ये सब चलाने के लिए एक नई पैदावार की जरूरत होगी। तो क्या उसके लिए वक्त नहीं लगेगा, और क्या ये दुरुस्त है? देखिए जी, ये पिछले कुछ अरसे में आपने जिस तरह बात की कि तकरीबन 10 लाख से ज़्यादा नौजवान जो हैं, पढ़े लिखे ग्रेजुएट्स जो हैं, वो मुल्क छोड़कर दूसरे ममालिक में चले गए हैं। और उसकी वजह क्या है कि वो रोज़गार की तलाश में वहाँ ऐसा ही है। जितने भी यहाँ से फ़र्ज़ करें कोई स्टडी वीज़े पे भी गया है ना, तो उसके माइंड में स्टडी पर्पज़ नहीं है। बिल्कुल यही है, उसका मकसद ये है कि मैंने वहाँ पे जाना है, चलें 2 साल की वहाँ पे डिग्री हासिल करनी है और पार्ट टाइम साथ जॉब करनी है। और ये भी बहुत अच्छा इक़दाम है कि देखें, अगर आप मुल्क में रह रहे हैं और आपको रोज़गार के मौके नहीं मिल रहे, तो बेहतर है कि आप कुछ थोड़ा-सा जो है वो आपके पास अगर जमा पूँजी है, तो आप वो लगाएँ और बाहर किसी अच्छी कंट्री में आप शिफ्ट हो जाएँ। आप वहाँ पे ये होगा कि आप जो पैसा यहाँ से लगा के दूसरे ममालिक में जाएँगे आप वो कुछ अर्से में वो पैसा दोबारा रिकवर भी कर लेंगे, और सॉरी, आपके वहाँ पे जाने से आपके वहाँ पे जाने से मुल्क के अंदर जो है वो ज़र मुबादला भी
रिटर्न में आएगा। लेकिन ये है कि जो ये तो बहुत बड़ी अफ़सोसनाक सूरत हाल है कि इतना ज़्यादा पढ़ा-लिखा तबका पाकिस्तान को छोड़कर यहाँ से चला गया है। और आपने पिछले अरसे में देखा कि अफ़गानिस्तान में जब जो है वो अमेरिका ने कंट्रोल जो है छोड़ा और अफ़गानियों के हवाले किया, जी तो जी उनके पास जो स्किल्ड वर्कर थे, जो नौजवान थे पढ़े-लिखे, वो उनके पास दस्तयाब नहीं थे। नहीं थे, तो बिल्कुल उन्होंने ऐसे जो है वो दूसरे ममालिक से इम्पोर्ट किए। इम्पोर्ट किए ताकि हमारा जो निज़ाम है कुछ अरसे के लिए जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो पाकिस्तान से बहुत बेहतर हो गई है। पाकिस्तान से 3 गुना ज़्यादा उनका जो है पैसा वो हमसे ज़्यादा बेहतर है। इसकी वजूहत क्या है कि उन्होंने इम्पोर्ट भी किया, उसके बावजूद विद इन ईयर उन्होंने ये कामयाबी हासिल की। इसकी क्या वजूहत? अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के अंदर जो फ़र्क है ना वो कानून का है। हाँ। पाकिस्तान के अंदर कानून की कोई बालादस्ती नहीं है। कानून को इम्प्लीमेंट गरीब के ऊपर किया जाता है। ऐसा जो ही है। अमीर हैं वो कानून को अपने पाँव तले रौंद देते हैं। आपने जिसकी जैसे लाठी देखा उसकी पेट। जी, ये ऐसा पाकिस्तान ही। के अंदर। लेकिन अफ़गानिस्तान के अंदर आपने देखा होगा कि जो कानून है वो सबके लिए बराबर है। और इसी इस्लामी वजह से कानून। और वो शरई कानून वहाँ बेशक, शरई ऐसा ही। कानून का नफाज़ है। तो इसी वजह से उनकी जो इकोनॉमी है वो आए आए रोज़ जो है रोज़-बरोज़ वो बढ़ती चली जा रही है। मैं अगर इसमें एक चीज़ और ऐड करूँ कि वहाँ पे ज़कात और उशर का निज़ाम है। बिल्कुल ऐसे ही है। पाकिस्तान के अंदर लोग टैक्स तक नहीं देते। 17% टैक्स हम यहाँ पे देते हैं। जी। अगर उसके बजाय हम, क्योंकि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है जी। और ये मुस्तनिद हदीस है, इसका हवाला भी मैं स्क्रीन पे दे दूंगा कि आपका जो माल होता है उसमें से जब आप ज़कात देते हैं वो आपके माल को पाक करती है। बिल्कुल ऐसे ही। जब माल पाक होगा तो वो उसमें फायदा भी होगा। और जब हम सूद, जी। बहुत बड़ी लानत है और ये अल्लाह और उसके रसूल के साथ जंग है, हम वो 17% देते हैं, तो फिर लाज़मी बात है वो दलदल में लेके जाएंगे। और अल्लाह और उसके रसूल के साथ आप जंग करेंगे तो कैसे कामयाब होंगे? तो मेरा यहाँ से एक क्वेश्चन और ये है आपसे कि क्या सूदी निज़ाम इस चीज़ का जो है अल्लाह की तरफ से हमें मार नहीं है कि सूदी निज़ाम की वजह से भी ये हमारी जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो बहुत बदतर होती जा रही है? देखें इस्लाम के अंदर जितने भी गुनाह हैं ना, जितने भी गुनाह हैं, जी जी शिर्क को शामिल करने के बावजूद जी आप जी। देखें कि किसी भी मुकाम पर अल्लाह ताला ने कि अल्लाह के रसूल ने ये नहीं फरमाया कि ये गुनाह करने वाले बंदे के खिलाफ में जान दो। ऐसा ही अल्लाह ताला ने किसी भी जुर्म के खिलाफ ये बात नहीं की। लेकिन सूद एक ऐसी चीज है कि जिसके बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया कि सूद लेने वाला या देने वाला या उसका मुआवन जो कि मुआवनत करता है, ऐसा ही है। उनके खिलाफ मेरी ऐलान जंग है। और आप मुझे बताएं कि क्या हम इस काबिल हैं कि हम अल्लाह और उसके रसूल से जंग कर सकते हैं? गैज़ो गज़ब का हम नहीं सामना कर सकते। और अबू बकर सिद्दीक के दौर में जो लोग ज़कात नहीं देते थे या सूद के ऊपर तजारत करते थे, अबू बकर सिद्दीक ने अपना तमाम जो सरकारी उनका जो मालूम था वो उनके खिलाफ जंग के तौर पर भी इस्तेमाल किया। ठीक है? तो ये भी एक पाकिस्तान की बहुत बड़ी वजह है कि पाकिस्तान में तरक्की नहीं हो रही है, वो सूद का इंतजाम है। शेख सादी का मुझे एक और याद आ जाता है यहाँ से कि शेख सादी ने फरमाया कि मेरी अपनी पूरी ज़िंदगी गुज़र गई है 2 बंदों की तलाश में। 2 बंदों की तलाश में मेरी पूरी ज़िंदगी गुज़र गई है और वो 2 बंदे मुझे नहीं मिले। पहला बंदा कि जिसने दुनिया के अंदर किसी शख्स के साथ जुल्म किया और वो दुनिया के अंदर उसको सजा ना मिली, यानी उस शख्स ने दुनिया के अंदर किसी बंदे के साथ जुल्म किया और वो उसको अल्लाह ताला ने सजा ना दी, वो शख्स मुझे नहीं मिला। और दूसरा शख्स कि जिसने सदका खैरात या अपनी माल के अंदर से ज़कात निकाली और वो गरीब हो गया, वो शख्स मुझे नहीं मिला। पाकिस्तान के अंदर लोगों का जो माइंड सेट है ना वो ये बना हुआ है कि हम अगर टैक्स देंगे या ज़कात देंगे या उशर देंगे तो हम गरीब हो जाएंगे, हमारा पैसा कम हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। इस्लाम के अंदर जो ज़कात है, जो उशर है, वो आपके माल को पाक करने के लिए है। तो आप ज़कात या उशर का निज़ाम जब यानी इसमें ताकि हमारा जो माल बनता रहे उसमें हमारी हिर्स और हवस और लालच कम होती जाए और हमारा जो गरीब तबका है, हमारा डाउनवर्ड जो तबका है, लोअर मिडिल क्लास तबका, उसकी भी कफालत होती रहे। और ये दीन इस्लाम का हुस्न है, बिल्कुल ये हुस्न दीन है कि इस्लाम खाली एक बैकग्राउंड के अंदर कैद नहीं है। इस्लाम जो है हर तबका फिक्र की नुमाइंदगी करता है। इसलिए हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों के ऊपर अमल करना जो है किस कदर जरूरी है। आखिरी जो मेरा आपसे सवाल तो नहीं है पर इसको मैं यहाँ पे कहूँगा कि ये आपकी तरफ से एक पैगाम है हमारी यूथ के लिए, हमारे हुक्मरानों के लिए, हमारे नाजरीन के लिए कि हमारे जो तबका बेरोजगार हो चुका है, आप उसके लिए क्या पैगाम देंगे कि वो किस तरीके से दोबारा अपने पाँव पे खड़ा हो सके और एक स्किलफुल हुनरमंद आदमी बन सके, या फिर वो जिस शोबे में है उसमें तरक्की पा सके और अपना जो कंडीशन है उनको मेरे ख्याल से उनको बेहतर कर सके।
जी मेरी नौजवान नस्ल से और ख़ास तौर पर उनके वालिदैन से ये रिक्वेस्ट है कि जब आपका बच्चा जो है ना वो तालीम हासिल कर रहा होता है, तो आप दौरान तालीम ही उसको कोई ना कोई किसी न किसी काम में छोड़ दें, ताकि उस बच्चे के अंदर काम करने की सलाहियत पैदा हो और वो बच्चा जो है वो कोई भी काम करने से शर्माए नहीं। आप देख रहे हैं कि आज जब नौजवान 16 ईयर की एजुकेशन कंप्लीट करके आता है, जब उसको वो काम आ जाता है तो वो शर्म महसूस करता है। फर्ज़ करें उसे किसी कारोबार के अंदर छोड़ा जाए तो उसके अंदर एक ये फीलिंग होती है कि यार मैं इतना पढ़ लिख के अगर ये काम करूँ, तो बेहतर नहीं है कि मैं पढ़ा ही क्यों है? बिल्कुल, मेरी जो तालीम है, अगर मैंने इतना पढ़ लिया है, तो ये काम करना था तो फिर पढ़ने की क्या ज़रूरत है? तो वालिदैन को चाहिए कि पहली बात तो ये है कि वो बच्चों के ऊपर इतना प्रेशर भी ना डालें। देखें मुल्क की सूरत हाल एक जैसी है, सारे बच्चे जो हैं, सब लोग जो हैं वो बेरोज़गारी के इस दलदल में फँसे हुए हैं, तो वालिदैन को चाहिए कि वो बच्चों पे इतना ज़्यादा प्रेशराइज़ बच्चों को ना करें कि आप कमा के ही लाओ। जी, जी। उनको भी बच्चों की ज़रूरियात का, बच्चों की इस कंडीशन का ख़्याल रखना चाहिए कि बच्चे जो हैं वो कहाँ से कमा के लाएँ, उनको थोड़ा-सा टाइम देना चाहिए। दूसरा ये है कि जब वो दौरान तालीम में उनको किसी काम में छोड़ेंगे ना, तो बच्चे कोई भी काम करने से वो शर्माएँगे नहीं या उनको शर्म महसूस नहीं आएगी कि मैं ये काम क्यों कर रहा हूँ। और दूसरा ये है कि हुकूमत पाकिस्तान से मेरी पुरज़ोर अपील है कि वो नौजवान नस्ल को स्टेबल करने के लिए वो जो बात मैंने पहले भी की कि बैंकों को चाहिए, बैंक को ऑर्डर करें कि वो नौजवान नस्ल को बिला सूद कर्ज़े फ़राहम करें, जिससे वो अपने पाँव पर खड़े हो सकें। बहुत शुक्रिया जनाब आपका, आपके कीमती वक्त का। नाज़रीन किराम, आज की हमारी गुफ्तगू इस्लाहन थी और इस गुफ्तगू का मकसद ये था कि हमारी जो आजकल कंडीशंस हैं, हमारे मुल्की हालात हैं, उसमें हम कैसे अपने आप को बेहतर कर सकते हैं। कौन-कौन से ऐसे तरीक़ेकार हैं, तरीक़ेकार ख़त्म नहीं होते, सिर्फ़ उनको सर्च करना पड़ता है, उनको ढूँढना पड़ता है और उन पे अमल करना पड़ता है। तो मैं आखिर में अपनी तरफ से यही पैगाम दूँगा अपने टीचर्स को, अपने असातिज़ा को, कि आप अपने स्टूडेंट्स की भरपूर तरीके से कैरियर काउंसलिंग करें, उनको कैरियर चूज़ करने में उनकी मदद करें और साथ ही साथ उनके टेस्ट के मुताबिक उनको सब्जेक्ट चूज़ करवाएँ या उनके टेस्ट के मुताबिक उनकी फ़ील्ड्स में उनको लेके जाएँ, ताकि हमारा मुल्क भी खुद कफ़ील हो सके, अपने पाँव पे खड़ा हो सके और हमारा मुल्क इम्पोर्ट करने की बजाय एक्सपोर्ट पे ज़्यादा जो हमारा वो हो दारोमदार हो, हमारी कंडीशंस जो है बेहतर हो सकती है इस तरह। नाज़रीन किराम, इन्हीं खूबसूरत वाज़ व नसीहत भरे मौज़ूआत के साथ हम फिर आपके साथ हाज़िर होते रहेंगे। आज की हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ बेल आइकन पे प्रेस करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।